चलो हेडिंग डालू, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। चलो है ना, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जल्दी से। देखो क्या देखते हैं अपन HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तुम लोग ही बताओगे मुझे, बताओ कब रेसिडेंट होगा और कब नॉन रेसिडेंट होगा। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो, ओनली या पार्टली इन इंडिया। ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट HUF का अगर पूरे तरीके से इंडिया में है या पार्टली इंडिया में है तो HUF क्या है, रेसिडेंट। और अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरे तरीके से आउटसाइड इंडिया है तो क्या है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो देखो कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया। अगर पूरे तरीके से बाहर है कंट्रोल मैनेजमेंट HUF का, कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होता है, जहां पर मेजर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेजर डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, बाहर, पूरे तरीके से बाहर बैठकर, है ना। मान लो कर्ता बाहर ही रहता है ना, तो पूरे तरीके से वो बाहर से ही डिसीजंस ले रहा है, तो कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे केस में HUF क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अगर HUF रेसिडेंट है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो HUF ROR है या RNOR है। उसके लिए हम किसको देखेंगे, कर्ता को। ठीक है, हम किसको देखेंगे, कर्ता को। ठीक है, इफ कर्ता satisfies both additional conditions, एडिशनल कंडीशंस पता है ना, याद हो गई है, वेरी गुड। बोथ एडिशनल कंडीशंस as per section 6(6), अगर कर्ता बोथ एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, वो कौन सी वाली, 10 साल में से 2 साल वो क्या है, रेसिडेंट है, कर्ता है ना, और पिछले 7 साल में 730 डेज वो कहाँ था, इंडिया में। ठीक है, तो कर्ता ने दोनों सेटिस्फाई कर दी, तो हम HUF बोलेंगे, HUF इज R and OR। ठीक है, HUF को बोल देंगे R and OR। और अगर नहीं करी कर्ता ने दोनों या दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशंस पूरी नहीं करी तो हम बोल देंगे HUF इज R but NOR। बना लो इसको। रचित लास्ट क्लास नहीं देखी है ना, अच्छा अभी अपलोड हो गई है क्या, आज देख लेना। श्रुति अपन ने इंडिविजुअल वाला रेसिडेंशियल स्टेटस वाली क्लासेस देखी, ये एडिशनल कंडीशन बेसिक कंडीशन वाली देखिए ना।
है ना, उनको एक साथ चार्ट में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस, कंपनी बाद में लिखवाती है ना, पहले उसको उसके अलावा सब कवर कर लेते हैं। कौन कौन फर्म, LLP, AOP, BOI, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, और AJP, इन सब का सेम तरीके से डिटरमाइन होता है और इतना सिंपल है। क्या देखते हैं बताओ? नहीं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव पोएम कंपनी में देखते हैं, सेम चीज है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अभी ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा नहीं, तो अभी तो हमारे लिए सेम ही चीज है, बट अभी हम यहाँ वर्ड का यूज करेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फर्म LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, इसका कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेसिडेंट है, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट है। दैट्स इट। इन पर्सन से केस में ROR RNOR नहीं चेक करते, सिर्फ इतना याद रखना है तो सब। ठीक है, समझ गए हो? जल्दी से बना लो, इसमें सेक्शन डाल देना, सेक्शन 6(2). नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। हाँ, बड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ, इसको बनाने के बाद लास्ट पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। बताओ कंपनी में क्या करते हैं? इंडियन कंपनी है ना, तो रेसिडेंट मान लिया जाएगा उसको। ठीक है, अब वो कंट्रोल मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट है। फॉरेन कंपनी का क्या? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, हाँ, तो रेसिडेंट है। और अगर इंडिया में नहीं, हाँ, बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट है। बस इतना है। ठीक है, अच्छा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमाइन करने के रूल्स है, पर वो कहाँ पढ़ेंगे? CA फाइल। ठीक है, चलो लिखो, सेक्शन 6(3) है ये। अगर कंपनी इंडियन कंपनी तो इट विल ऑलवेज बी रेसिडेंट। अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट। अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो भी वो रेसिडेंट हो सकती है, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हो? इंडिया में। ठीक है, तो हम देखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, OM है ना शॉर्ट में। अगर प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है तो उसको मान लेंगे रेसिडेंट ना। अगर पोएम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट।
बोलो, ठीक है। चलो, ये तो हमने क्या डिटरमाइन करना सीख लिया कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे कि कौन से वाले स्टेटस के हिसाब से कौन सी वाली इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी। मतलब अगर आप ROR हो तो आपके हाथ में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, RNOR हो तो कौन सी, या नॉन रेजिडेंट हो तो इंडिया में टैक्सेबल कौन सी इनकम होगी। समझ में आया? तो हेडिंग डालो, स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ इनकम, सेक्शन 5। ठीक है, अब पहले सुन लो, फिर तुम लोग आराम से चार्ट बना लेना, ठीक है। देखो, मैं जो इनकम है ना, ठीक है, इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ये इनकम है, इसके अपन 3 कैटेगरीज बना रहे हैं, है ना। देखो, जो हमारी इनकम है, टोटल इनकम, उसको हम सबसे पहले पहली कैटेगरी अपन बनाते हैं इंडियन इनकम, ठीक है। अब इंडियन इनकम, इंडियन 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 इनकम, अभी इंडियन इनकम क्या है, ठीक है। तुम लोग को अक्रूड का मतलब पता है, ठीक है। तो इंडियन इनकम वो इनकम है विच इज अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया। इस लाइन का मतलब विच इज अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया, क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, अराइज का मतलब मिलना नहीं होता, रिसीव्ड का मतलब मिलना होता है, ठीक है। जनरेट कहाँ हुई, समझ में आया? अर्न कहाँ पर की गई, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पर है, या तुमने सर्विस कहाँ पे दी उस इनकम को अर्न करने के लिए, इंडिया में दी, तो वो अक्रूड और अराइज इन इंडिया। समझ में आया? ठीक है। तो इंडिया में अगर जनरेट हुई है इनकम, मतलब तुमने जो काम किया है उस इनकम के लिए, वो कहाँ पे किया है, इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम जब स्कोप ऑफ इनकम की डिटेलिंग में जाएंगे तो कुछ कुछ इनकम्स को मान लिया जाएगा कि वो अक्रूवल राइज इन इंडिया है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में मैं उसको भी रखूंगी, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज्ड और अराइज्ड इन इंडिया, ठीक है। जिसको मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू हुई है। क्लियर है? इंडियन इनकम, या फिर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया भी इंडियन इनकम होती है, ठीक है। कमाई बाहर पर मिली कहाँ, इंडिया में, तुमको रिसीव कहाँ हुई है, इंडिया में, तो वो भी इंडियन इनकम की कैटेगरी में डाल दिया अपन, ठीक है। समझ गए क्या, है ना। या फिर इसमें भी अपन लिखेंगे इनकम deemed to be received in India, ठीक है। ये दोनों क्या है, इंडियन इनकम, ठीक है, हमारा कैटेगरी नंबर 1, ये, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी अपन बना रहे हैं फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, ठीक है। अब फॉरेन इनकम कौन सी इनकम होगी बेटा,
जो इंडियन इनकम नहीं है, ठीक है। बट फॉरेन इनकम के अंदर भी दो कैटेगरी बनाएंगे, है ना। इसको मैं नाम दे देती हूँ बी, है ना, और एक और बनाएंगे इसका नाम रख देते हैं सी, ठीक है। ये ए हो गई इंडियन इनकम, ठीक है। फॉरेन इनकम के दो पार्ट्स कर रहे हैं, बी और सी, ठीक है। बी में कौन सी इनकम है, जो कि फॉरेन इनकम है, बट वो कौन से बिजनेस से आ रही है, जो कि बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो रहा है, बाहर है बिजनेस, ठीक है। बट वो बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है, समझना है, पर वो फॉरेन इनकम है, क्लियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन इनकम, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। या फिर इसकी जगह फॉरेन प्रोफेशन भी हो सकता है, सेटअप इन इंडिया। ये मान लो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, बट सर्विसेज आप बाहर जाके दे रहे हो, राइट ना। कोई डॉक्टर, उसका फॉरेन सेटअप यही है, बट वो ऑपरेशन कर रहा है बाहर ही, क्लियर है, उसको इनकम हो रही है बाहर ही, बट उसका जो प्रोफेशन है वो सेटअप कहाँ हुआ है, पहले इंडिया में, ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉरेन इनकम है, बट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, क्लियर है ये, ठीक है। तो इसको अपन ने कैटेगरी नंबर डी बोल दिया, है ना। और बाकी जितनी भी फॉरेन इनकम्स बची, अदर फॉरेन इनकम जितनी भी बची, वो सब अपन ने कैटेगरी नंबर सी में, क्लियर हो गया कि ये। श्रद्धा दीदी ये क्वेश्चन दे रही है, वो अपने पास रख लो, अभी इस टॉपिक के बाद करेंगे उसको। प्रोफेशन सेटअप अपन ने इंडिया में किया है, सेटअप मतलब जो पूरा उसका, मान लो कि कोई सीए है, उसका ऑफिस यहाँ पर है, ये बट वो रहता है यहाँ नहीं है, वो बाहर ही रहता है और बाहर ही सर्विसेज देता है, ठीक है। सीए तो वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, डॉक्टर का होगा, क्लिनिक यहाँ है, ठीक है, पर बाहर ही ऑपरेशंस करता है, बाहर ही रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो फिर इनकम बाहर ही जनरेट हो रही है, रिसीव भी उसको बाहर ही हो रही है, ठीक है, बट उसका जो क्लिनिक है, जो उसका प्रोफेशनल सेटअप है, वो कहाँ पर है, इंडिया में, ठीक है। तो सेटअप इंडिया में नहीं हुआ ना, फॉरेन इनकम हुई, क्लियर है। प्रोफेशन अगर सेटअप इंडिया में है, तो फिर जैसे मान लो वो बैठता नहीं है, बट अगर उसको बाहर ऑपरेशन के लिए बुलाया जा रहा है, वो बाहर जाके ऑपरेट कर रहा है, जनरेट इनकम वहां हो रही है, ऑपरेशन जहाँ हो रहा है वहां जनरेट हो रही है, ठीक है, और रिसीव भी वही हो रही है, फॉरेन इनकम हो गई, क्लियर है। बट उसका प्रोफेशनल सेटअप कहाँ है, इंडिया में, समझ में आया, ठीक है। तो बी कैटेगरी, है ना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सी कैटेगरी, जिसमें क्या आ जाएगा, अदर फॉर, बाकी जितने भी बचे, क्लियर है, पक्का से, है ना। अब कौन से पर्सन के हाथ में इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कितनी कैटेगरीज है रेजिडेंशियल स्टेटस की, तीन, है ना, आर ओ आर एन ओ आर और एन आर, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अच्छा पहले ये बना लो जल्दी से, फिर बताते हैं।
बताओ बेटा आगे का। हाँ, अब देखो, ये तीन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में डिस्कस कर रहे हैं। ये तीन कैटेगरीज है पर्सन्स की, ठीक है। अगर इनकम, ये लिखते हैं यहाँ पर, है ना, ए बी सी ऐसा लिखते हैं। अगर इनकम इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम का मतलब सबको पता है ना। अगर इनकम इंडियन इनकम है, ठीक है, तो जो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम है ना, मतलब इंडिया में कमाई गई है, इंडिया में रिसीव हुई है। तो पर्सन कोई भी हो, पर्सन कोई भी हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, एनओआर हो, कोई भी हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो आरओआर के हाथ में भी इंडिया में टैक्सेबल है, एनओआर के हाथ में भी इंडिया में टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट भी है ना अगर, तो भी इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि ये कौन सी इनकम है, जो इंडिया में कमाई गई है, रिसीवेबल। समझ गए हो, ठीक है। बी कैटेगरी में हमने क्या रखा, फॉरेन इनकम, पर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे, फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया, ठीक है। अब आरओआर अगर है तो बेटा उसके हाथ में तो टैक्सेबल है ही, ठीक है। आर एनओआर है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके हाथ में भी इंडिया में टैक्सेबल है, पर नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं, ठीक है। ये वाली जो इनकम है ये फॉरेन इनकम है, पर फॉरेन इनकम कैसी, फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, पर है तो फॉरेन इनकम ही ना। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, वरना वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, क्लियर, ठीक है। और सी कैटेगरी, अदर फॉरेन इनकम, अदर फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल है, एनओआर के हाथ में टैक्सेबल इंडिया में नहीं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी इंडिया में टैक्सेबल, क्योंकि फॉरेन इनकम है, और नॉन रेसिडेंट है, बाहर उसकी कंट्री में टैक्सेबल होगी, यहाँ क्यों होगी। समझ में आया क्या, ठीक है। अब इसको ऐसे भी देख लो, आरओआर के हाथ में कोई भी इनकम हो, ठीक है, तीनों कैटेगरीज की इंडिया में टैक्सेबल है। आरओआर अगर है, ठीक है, तो आप ग्लोबल इनकम बोल सकते हो उसको, ग्लोबल मतलब कहीं भी कमाओ, कैसे भी कमाओ, इंडिया में टैक्सेबल है। अगर कोई पर्सन आर एनओआर है, ठीक है, तो कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल है ही, और फॉरेन इनकम विच इज फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, बाकी की नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लो इसको।
हाँ नीचे वाला भी चार्ट तो बना लो, फिर बताते हैं, छोटा सा ही बनेगा। देखो इन केस अदर एसएससीज आरओआर एनओआर तो होता ही नहीं है ना, ठीक है। सिर्फ दो कैटेगरीज होती है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो सिंपल है, अगर इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल है रेसिडेंट के हाथ में और नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी। और अगर फॉरेन इनकम है, चाहे कोई भी हो, फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट के हाथ में तो टैक्सेबल यहीं पर होगी, ठीक है। पर नॉन रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, दैट्स इट, ठीक है। ये बी वाला पॉइंट और बीच वाला पॉइंट इसीलिए हट गया क्योंकि आर एनओआर होता ही नहीं है बाकी एसएससी केस में, ठीक है। हो गया। ठीक है, अब कुछ नोट्स डालते हैं, एक एक पॉइंट है ना। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया अक्रूड इन इंडिया का मतलब है जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, या सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पर है, इंडिया में, ठीक है। तो इसका नोट लिख लो, देखो नोट नंबर 1, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया means, income accrued in India means income generated in India. Accrued in India means income generated in India, और source of income, और source of income situated in India। जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी है, उसके शेयर आपने लेके रखे हुए हैं, आप फॉरेनर हो, नॉन रेसिडेंट हो, और आपने इंडियन कंपनी के शेयर लेके रखे हुए हैं, वो डिविडेंड बांटती है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, इंडिया से, ठीक है। तो वो कौन सी इनकम हो गई, अक्रूड है इंडिया में, ठीक है। समझ गए क्या, लिख लिया, सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड है इंडिया, ठीक है। चलो अब समझना, ठीक है, कि जो रिसीव्ड वाला पॉइंट अपन ने लिखा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वो कब रिसीव करने की बात कर रहा है। अब जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर, अब अपन ने एग्जांपल लिया था कि डॉक्टर बाहर गया, ऑपरेशन किया, उसको वहां पैसे मिले, पर वो पैसे इंडिया ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो वो रिसीव्ड इन इंडिया है, ठीक है। पर क्या वो इंडियन इनकम कैटेगरी में आ जाएगा, नहीं। पहली बार रिसीव का हुआ था फॉरेन में, समझ में आया। तो आपको रिसीव्ड में ये नहीं देखना है कि बाद में कहाँ रिसीव हुआ, तो बाद में ट्रांसफर करके कहीं और भी पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसफर को अपन बोलेंगे रेमिटेंस। ये रेमिट कर इंडिया बाहर मिला, यूके में मिला, और उसने रेमिट कर दिया इन इंडिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया थोड़ी ना है, फर्स्ट रिसीव्ड इन कहा था यूके, क्लियर है। तो रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब
तब माना जाएगा जब फर्स्ट टाइम ही आपको इंडिया में वो चीज क्या हो रही है, मिल रही है। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई? चलो इसका भी नोट डाल लो। इनकम रिसीव्ड, सॉरी, इनकम रिसीव्ड मीन्स, इनकम received means received for the first time. Income received means received for the first time. Okay. After receiving income outside India, after receiving income outside India, after receiving income outside India, if it is remitted, if it is remitted into India, या टू बस लिख लो, इनटू मत लिखो, remitted to India subsequently, comma लगाओ, it will not be treated as received in India. It will not be treated as received in India. अच्छा, इनकम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मनी में ही मिले, इन काइंड भी अगर मिले तो भी वो इनकम है। ठीक है, तो ये पॉइंट में लिख लो, इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड। इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड। क्या बेटा? काइंड मतलब असेट के फॉर्म में, मनी के अलावा कोई और असेट के फॉर्म में। ठीक है, या कोई गुड्स मिल गए मुझे, जैसे मान लो एग्रीकल्चर में बहुत चलता है कि मैंने फार्मर को अपना लैंड दिया हुआ है, वो वहां पे फसल उगा रहा है, अब वो मुझे रेंट पे करने के लिए अपनी फसल का एक हिस्सा मुझे दे देता है, कैश नहीं देता, तो मुझे रेंट किस फॉर्म में मिल रहा है? फसल के। तो मुझे वहां पर देखना पड़ेगा उसने कितने रुपए की फसल मुझे दी, और वही मेरी क्या हो जाएगी, इनकम। ठीक है ना? अभी अपन पढ़ेंगे बहुत जगह इन काइंड मिलेगा अपन को, गिफ्ट्स के केस में मिलेगा। ठीक है, कि गिफ्ट, मान लो मैंने तुम्हें लैंड गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है, वो लैंड भी तुम्हारी क्या है, इनकम है ना। अब वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा वो देखेंगे अदर सोर्सेज में, गिफ्ट अदर सोर्सेज में कवर होता है। ठीक है, बहुत जगह मिलेगा इन काइंड, सैलरी वाले हेड के अंदर इन काइंड मिलेगा, परक्विजिट्स में, है ना, कि ओनर एम्प्लॉयर ने रहने को घर दिया हुआ है, कार दी हुई है, लैपटॉप दिया हुआ है, ठीक है, वो आपके बच्चों के स्कूल की फीस भर देता है। ठीक है, ये सब इन कैश नहीं है, ये सब इन काइंड है ना। चलो, अच्छा अब एक बात और समझ लो, एक नोट और डलवाना है। हाँ, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया का एक बात से बता दीजिए, मतलब वो बाहर ऑलरेडी अगर पे कर चुका है, जैसे कोई डॉक्टर है, यूके गया, ऑपरेशन वहां किया, उसने वहां पर अक्रू हुई, वहीं पर उसको रिसीव हुई, इनकम कहाँ रिसीव हुई, यूके में, बट उसने वो इनकम ट्रांसफर कर दी, रेमिट कर दी इन इंडिया। ठीक है, वो वहीं पे नहीं रखा हुआ है उसने, वो पैसे कहाँ लेकर आ गया, इंडिया में, थ्रू बैंकिंग चैनल उसने कहाँ रेमिट कर दी, इंडिया में। इंडिया में जो उसका बैंक है उस अकाउंट में उसने वो पैसे क्या कर दिए, ट्रांसफर। तो वो पैसे आ तो गए ना इंडिया, पर वो रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे क्या, नहीं। फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, यूके में रिसीव हुए थे, और फिर उसको ट्रांसफर किया गया कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मतलब अगर आपको रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम नहीं बनानी है इसको, ठीक है, तो फिर अगर जैसे मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है ना, तो उसके केस में क्या होगा, इंडियन इनकम होगी तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, बट अगर फॉरेन इनकम होगी तो इंडिया में टैक्सेबल
नहीं होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्या कोशिश करेगा कि इंडिया में रिसीव नहीं हो, वो बाहर ही रिसीव हो, जनरेट भी बाहर ही हो, ताकि इंडियन टैक्स उस पर नहीं लगे। ठीक है, क्लियर है क्या ये, है ना। अब मान लो कि कोई इनकम है पुराने किसी साल में अर्न की गई थी, है ना, तो और वो इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होती है। अक्रूवल बेसिस में मतलब जिस साल आप अर्न करो उस साल वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, अब मान लो उस साल उस पे टैक्स नहीं लगा किसी भी कारण से, उस साल के टैक्स के प्रोविजन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस साल उस पे टैक्स नहीं लगा। अब इस साल वो इनकम इंडिया में रेमिट की गई है, ठीक है, तो वो इस साल टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी, जस्ट बिकॉज वो रेमिट की गई है इंडिया में, वो टैक्सेबल नहीं हो जाएगी। क्लियर है, अक्रू वो पहले हो चुकी है ना, और वो टैक्सेबल कैसे है, अक्रूवल बेसिस पर। समझ में आया, वो पुरानी इनकम है बेटा, वो टैक्सेबल नहीं होगी। समझ में आया, कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार उस साल जिस साल कमाया था उस पर तो टैक्स लगा नहीं था, और इस साल वो रेमिट की गई है तो इस साल चलो इस पे टैक्स लगा दें, नहीं, उस पे इस साल टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है, अब वो पुरानी इनकम है, उस साल टैक्स नहीं लगा, तो वो उस साल के प्रोविजन हिट हुए हैं, हमको इस साल उसको टैक्स के परव्यू में नहीं डाल देना है। समझे कि नहीं, ठीक है, चलो लिख लो, वो रेमिट हुई है बस, है ना, ठीक है। एनी इनकम नोट, हाँ दूसरा नोट है, एनी इनकम taxable on accrual basis consequently remitted to India, consequently remitted to India is not chargeable to tax, is not chargeable to tax at the time of remittance, at the time of remittance। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चलो अब, हाँ देखो, मान लो अभी इस क्वेश्चन को देखो, मैं इसका एग्जांपल इसी में आ जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, मॉड्यूल निकालती हूँ मैं स्क्रीन पे, देखना जरा कहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन, तुम लोग के पास तो है, तुम लोग एक मिनट देखो उसको, रीड करो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पूरा आया है ना तुम लोगों के में एग्रीकल्चरल इनकम तक, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें अभी हमको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है ना। अब एक एक इनकम अपन देखते हैं, और पहले तो उसकी कैटेगरी, अपन ने ए बी सी 3 कैटेगरीज बनाई थी इनकम की, है ना, वो अपन डिसाइड करते हैं कि वो ए वाली इनकम की कैटेगरी है, इंडियन इनकम है, या फॉरेन इनकम है, बी कैटेगरी है, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया, या सी कैटेगरी है, अदर फॉरेन इनकम है। उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है अपन को इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, बीइंग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। मतलब तीनों केसेस में हमको बताना है कि इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में कि नहीं होगी। तो टैक्सेबिलिटी डिसाइड करने के लिए पहले हमको कैटेगरी ऑफ इनकम देखना पड़ेगा कि वो ए, बी और सी कैटेगरी में कहाँ पे फॉल होती है। क्लियर है? उसके बाद फिर हम देख पाएंगे कि अच्छा ये इंडियन इनकम है, ये तीनों के हाथ में टैक्सेबल है ना, ये अदर फॉरेन इनकम है, ये सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी, एनओआर और नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। समझ रहे हो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको डिस्कस अभी करते हैं पूरा, है ना, फिर मैं तुम लोग को एक फॉर्मेट दूंगी, उसमें पूरा सॉल्व करके लेकर आना। ठीक है, चलो एक एक इनकम देखो। सबसे पहले बेटा कौन सी इनकम लिखी हुई है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। एक तो ये अक्रूड इन इंडिया नहीं है, पर 50% कहाँ मिली है बेटा? इंडिया में। तो रिसीव्ड इन इंडिया क्या हो गई? इंडियन इनकम। पर बाकी क्या हो गई? अदर फॉरेन इनकम। तो मैं ऐसा बोलूं कि इसका 50% मतलब कितना हुआ? 50% 5,000 ना, 5,000 इसका 5,000 कैटेगरी ए का है और बाकी का 5,000 कैटेगरी सी का है, राइट? ठीक है, चलो इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। अगर चेन्नई का बिजनेस है, ठीक है, तो पूरी की पूरी इनकम अक्रूड इन इंडिया हुई, रिसीव्ड इन आधा इधर हुआ आधा बाहर हुआ, उससे कोई मतलब है क्या? पूरी की पूरी इनकम अक्रूड इन इंडिया है, तो पूरी ए कैटेगरी की इनकम है, ए कैटेगरी की इनकम है। समझ में आया? इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। ठीक है, शेयर्स किसके हैं? इंडियन कंपनी के, रिसीव्ड इन लंदन। बट बेटा शेयर्स कौन सी कंपनी के हैं? इंडियन कंपनी के शेयर है, तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ की है? जनरेटेड इंडिया में नहीं है, बट सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है? इंडियन कंपनी के शेयर बेच रहे हो ना, ठीक है, तो सोर्स कहाँ है? मतलब अक्रूड कहाँ से हो गई? इंडिया से। कौन सी कैटेगरी का हुआ? ए। ठीक है, चलो फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं, उसके बाद तुम लोग ट्राई करना है ऐसे लाइन से, फिर अपन डिस्कस करेंगे ना। पेंसिल लेकर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और फिर देख लेंगे सही क्या है कि नहीं। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, डिविडेंड कहाँ मिला है? ब्रिटिश कंपनी से। रिसीव भी कहाँ हुआ है? लंदन में। ठीक है, कौन सी कैटेगरी है? चलो ट्राई करो, आगे का ट्राई करो। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है जो कि ब्रॉड टू इंडिया है, मतलब रेमिटेड टू इंडिया है। पर बेटा है कब की इनकम? पास्ट की इनकम है ना, ठीक है, वो इस साल रेमिट हुई है इंडिया में। समझ में आया? तो वो इस साल इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो वहां लिख दो नॉन टैक्सेबल, कोई भी कैटेगरी में नहीं आएगी। हाँ, नॉट टैक्सेबल। चलो पहले कैटेगरीज चेक करो मेरे साथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, 50% of the gain are received in India.
प्लांट कहाँ सेल किया है? जर्मनी में। 50% रिसीव इन इंडिया है। तो क्या किया? हाँ, 20,000 ए कैटेगरी और 20,000 सी कैटेगरी, राइट? Income earned from business in Germany, which is controlled in India. 40,000 received in India. देखो, जो 40,000 received in India है, उससे तो सोचना ही नहीं, वो तो कैटेगरी ए है, ठीक है? तो 40,000 जो है वो कैटेगरी ए है, बाकी 30,000 का क्या? वो बी है ना, फॉरेन इनकम है बट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। तो 30,000 क्या हो गई? बी कैटेगरी हो गई इनकम, है ना? ये सही हुआ सबका? हाँ, ओके, वेरी गुड। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन, बताओ। ए है, तो तैयारी नहीं कर रही है, ए है, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ है? बिजनेस इन दिल्ली, तो जनरेट कहाँ से हो रही है इनकम? दिल्ली से, अक्रूड इन इंडिया, ए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन द बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है? देखो, अक्रूड इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, ठीक है? रेमिटेंस से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ठीक है? कौन सी कैटेगरी है? सी। क्लियर है? क्या हो रहा है? चित्र तो कह रही है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से डिबेंचर मिला तो वो जनरेट कहाँ हुई? अक्रूड इन इंडिया, ए कैटेगरी। फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन, सर्विस यहाँ दी ना, तो अक्रूड इन इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, ये तो सेम ही है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड आल्सो देयर, सी, ठीक है? ये मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ये नॉट टैक्सेबल है, ठीक है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया, सी, ठीक है ना? अक्रूड इन नेपाल और रिसीव्ड इन नेपाल। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या which was set up in India received there but spent in India, spent in India से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? रिसीव देयर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रिसीव देयर से फर्क पड़ता है, अगर इंडिया में रिसीव होता तो ए में चला जाता, बट फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया है, तो ये कौन सी कैटेगरी है? बी कैटेगरी है, ठीक है? डन। ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है? एग्जेम्प्ट है ना? इनकम है पर टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाहर भी हो सकता है ना, की ब्रांच बाहर भी हो सकती है, ठीक है? पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इंडियन ब्रांच की बात हो रही है, ठीक है? तो कौन सी कैटेगरी में डाला? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल इन रशिया, सी। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडियन कंपनी, सोर्स कहाँ है? इंडिया, तो ए। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, एग्रीकल्चरल ये कैसे बोलते हो तुम लोग? एग्जेम्प्ट है ना, ठीक है? तो एग्जेम्प्ट बोलो, ठीक है? नहीं तो तुम लोग आर ओ आर एन ओ आर सबके हाथ में टैक्सेबल कर दोगे, ये कैटेगरी बोलो तो एग्जेम्प्ट बोलो, ठीक है? समझ गए क्या? हाँ, अब ये तो डिसाइड कर लिया है तुम लोगों ने, अब तुम लोगों को घर से करके क्या लाना है वो बता देती हूँ मैं। देखो,
कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम लिखना है ना। हमको बताना है कि अगर पर्सन ROR है तो उसके हाथ में ये सारी इनकम टैक्सेबल है कि नहीं, है ना। तो अमाउंट लिखना है यहाँ पे, एक करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाला, अगर NOR है तो क्या, और नॉन रेसिडेंट है तो क्या। ठीक है, तो हमारी जैसे फर्स्ट इनकम है, फर्स्ट इनकम कौन सी है हमारे क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका अपन ने 50-50 किया। पहले का जो 5,000 है वो कौन सी कैटेगरी की इनकम है, ए। तो जो ए कैटेगरी की इनकम होती है, इंडियन इनकम, वो ROR के हाथ में भी इंडिया में टैक्सेबल होती है। अगर NOR है तो भी इंडिया में टैक्सेबल होती है, या अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो भी इंडिया में टैक्सेबल होती है ना। पर सी कैटेगरी की इनकम मतलब फॉरेन इनकम सिर्फ किसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होती है, ROR। बाकी दोनों के हाथ में टैक्सेबल होती है क्या, नहीं। तो हम ऐसे करेंगे, हम इनकम का नाम लिखेंगे। ठीक है, 5,000 जो है वो अगर ROR है तो टैक्सेबल होगी, अगर NOR है तो भी टैक्सेबल होगी, अगर नॉन रेसिडेंट है तो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो तीनों के सामने मैंने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, पर जो बाकी का 5,000 है विच इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, क्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब उसको क्या बोलेंगे, अदर फॉरेन इनकम, वो सिर्फ ROR के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी। बाकी अगर मैं NOR हूं तो मेरे हाथ में जुड़ेगी क्या, नहीं। अगर मैं NR हूं तो मेरे हाथ में जुड़ेगी क्या, नहीं। समझ गए। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको पूरा सॉल्व करके लाना। अगर ROR है तो मेरे हाथ में ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी, अगर NOR है तो मेरे हाथ में ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी, इंडिया में टैक्सेबल होने वाली, और अगर NR है तो इंडिया में टैक्सेबल होने वाली ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी। कर पाओगे, ट्राई करना। ठीक है, फिर कल देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बेटा।